स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। 21 अप्रैल 2025 की सुबह 5:30 बजे झारखंड के लुगुबुरु पहाड़ियों के अंधेरे जंगलों से अचानक गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। लेकिन ये कोई नक्सली हमला नहीं, बल्कि CRPF का ऑपरेशन डाका बेड़ा था। इस ऑपरेशन का टारगेट था 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रयाग मांझी। प्रयाग मांझी वही जिसे विवेक दा के नाम से भी जाना जाता था, वही प्रयाग मांझी जिसे झारखंड का सबसे बड़ा माओइस्ट कमांडर कहा जाता था, जिसने 3 दशकों से इन पहाड़ियों में अपना आतंक कायम रखा था। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे CRPF की कोबरा बटालियन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे एक कम्युनिटी है जो कि बिल्डअप हो रही है। फैक्ट्स विद वरुण जौहरी उस चैनल का नाम है। वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम पर उसको फॉलो कर सकते हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, स्टोरीज, कई आपकी वीडियो को नोटिफिकेशन जो है नई वीडियोस के, वो भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आइए, वहाँ पे कनेक्ट करिए, हम वहाँ पे बातचीत करेंगे। अब शुरुआत करते हैं आज के अपने इस एपिसोड की। तो 70 के दशक में धनबाद के दलबुदा गांव में एक ट्राइबल परिवार था। उसमें प्रयाग उर्फ विवेक दा का जन्म होता है, प्रयाग मांझी। उसके पिता चरखू मांझी की फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो उतनी खास थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विवेक को पढ़ाया। विवेक भी पढ़ने में ठीक ठाक था। साल 1988 में बताया जाता है कि झारखंड के कतरस कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन की डिग्री अपनी पूरी की, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी दर्ज नहीं है आज तक कि आखिर कब विवेक मांझी नक्सलियों से संपर्क में आया, कब उसने इसे ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 7 जून 2002 की एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसमें बताया जाता है कि विवेक ने पहली बार जो उसके नाम पर झारखंड पुलिस ने रिकॉर्ड जो उसके नाम पर है वो दर्ज हुआ था 2002 में। गिरदी के पिरतान थाने में उसके खिलाफ पहली बार नक्सली गतिविधियां करने के लिए FIR दर्ज होती है। यही वो समय था जब विवेक ने CPI माओइस्ट को ज्वाइन कर लिया था। लगभग 3 साल बाद 2005 तक प्रयाग मांझी अपने नक्सल गिरोह के लिए विवेक दा बन चुका था। उसको विवेक दा के नाम से बुलाया जाता था। और इसी साल 2005 में ही उसने अपना पहला नक्सली हमला किया था। गिरदी के एक होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर पर यह हमला किया गया था, जिसमें इतना घातक यह हमला था कि 4 होमगार्ड्स सहित एक सिविलियन की यहाँ पे जान गई थी। ये अटैक विवेक मांझी के खौफ को, उसके एक डेडली तरीकों को दर्शाता था। उसका एक तरह से पहला सबूत बना सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, CRPF के सामने। खासकर धनबाद पुलिस बहुत ज़्यादा उससे परेशान थी। झारखंड पुलिस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा विवेक मांझी के नाम से परेशान होने लगी थी, क्योंकि लगातार उसके जो अपराध थे वो बढ़ते जा रहे थे। 2 साल बाद 2007 अक्टूबर का समय था जब विवेक मांझी ने अपना ग्रोह जो था वो एक बार फिर से जंगल से बाहर निकाला। ये लोग जाके हर बार एक तो क्या है कि जंगलों में छुप जाते थे, पहाड़ियों पर छुप जाते थे, पारसनाथ पर्वत की पहाड़ियों पर छुप जाते थे। तो लेकिन इस बार जब ये जंगल से बाहर निकले थे, इन्होंने एक बहुत बड़े आतंकी हमले को एक तरह से अंजाम दिया। कोडरमा के चिलौधी गांव में एक शादी समारोह चल रहा था। अचानक कुछ नक्सली यहाँ पे आते हैं और आते ही अंधाधुंध फायरिंग लोगों पर करना शुरू कर देते हैं। जब नक्सली चले गए, इसके बाद जो दृश्य सामने था वो बेहद ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस हमले में 20 लोग मारे गए थे। 20 लोगों के शव वहाँ पे मौजूद थे, और जिसमें एक्स चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी भी शामिल थे। उसी साल एक और बड़ा अटैक हुआ। इस बार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किया था। करीबन 400 माओवादियों ने, एक पूरे ग्रुप ने CISF के कैंप पर हमला किया, जिसमें 6 ऑफिसर्स वीरगति को प्राप्त हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस दोनों को शक था कि इन दोनों ही अटैक्स में इसके पीछे विवेक मांझी था, प्रयाग मांझी, यही मास्टरमाइंड था। 2008 आते आते विवेक मांझी का जो ग्रोह था वो झारखंड के पारसनाथ हिल्स के जंगलों में अपना एक मजबूत नेटवर्क बनाता जा रहा था, और वहीं जाके हर बार छुप जाते थे। पारसनाथ हिल के बारे में आपको बताएं, जैन धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन एक ऐसा इलाका जिसे नक्सलियों ने अपने चंगुल में एक तरह से ले रखा है, वहाँ पे ये फैले हुए हैं, और नक्सलियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ जोन माना जाता है उसकी डेमोग्राफी को देखते हुए। तो कई सारे नक्सली ऐसे ग्रोह हैं जो कि वहीं पे जाकर छुप जाते हैं, और खासकर पुलिस का वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी पहाड़ी पे है और चढ़ाई पे ऊपर ये लोग अपना बसेरा वहाँ पे बना के रहते हैं। 2010 में विवेक मांझी, ये यहाँ से पुलिस की लगातार जो मुहिम चल रही थी, सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे, उसकी वजह से सरंदा भाग जाता है। सरंदा के जंगलों में अब ये चला गया। 2010 और 2011 में जराईकेला थाने में उसके खिलाफ 4 केसेस दर्ज हुए। ये लगातार जब भी जहाँ भी छुपता था वहाँ से हर बार निकल के कहीं ना कहीं अटैक करता था, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तो कभी लोगों के ऊपर। लेकिन 2011 में एक बार वापस से वो झारखंड के विष्णुगढ़, तीर्थंड और गिरदी के जो एरियाज थे
जहाँ पे पहले से इसने अपना पूरा एक खौफ जो था वो कायम करके रखा था, वापस से वहीं पे आ जाता है। नक्सली घटनाओं को अंजाम लगातार इसने यहाँ भी इन एरियाज़ में भी दिया। 2013 की बात बताई जाती है, जब पुलिस ने इसकी इन सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए इस पर लगाम कसना शुरू किया। प्रेशर इतना ज़्यादा बना दिया पुलिस ने कि विवेक एक बार फिर से यहाँ से भाग के सरांदा के जंगलों में जाके छुप जाता है। और इसके बाद भी वहाँ से उसने तीन जगह अलग अलग अटैक किए, जिसमें तेबो में, छोटा नागर में, इन दोनों जगहों पे इसने 3 अटैक किए थे और बहुत ही बड़े अटैक थे। खैर 2015 आता है, 2 साल बाद एक बार वापस से गिरदी और बोकारो एरिया में वापस आया। अगस्त 2015 में बोकारो पुलिस ने उस पर बीजेपी के उस समय के जो गिरदी के एमपी थे, सांसद थे रविंद्र पांडे, उनकी फर्म के करीबन 24 ट्रक उसने जला दिए थे और इसके ऊपर बाकायदा एक एफआईआर दर्ज हुई थी उसकी गिरदी थाने में। 2015 से 2018 इन 3 सालों के बीच में विवेक मांझी ने, जबकि लगातार पुलिस का उस पर एक तरह से शिकंजा पुलिस अपना कस रही थी, सीआरपीएफ लगातार उसकी तलाश में थी, हर जगह सर्च ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने जो ये अटैक्स थे इनको बंद नहीं किया। उसने मधुबन में, डुमरी एरियाज़ में कई बार अटैक्स किए, इनका जिम्मेदार रहा, उसके ऊपर एफआईआर कई सारी दर्ज हुई। पारसनाथ हिल्स को, उन पहाड़ों को, तो उसने उस पूरी बेल्ट को अपना एक तरह से जरिया बना लिया था वहाँ पे छुपे रहने का, इस तरह से कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो चैलेंज बन चुका था वहाँ पे जाना। इस दौरान विवेक ने एक नक्सल लीडर जया मांझी, उनसे शादी कर ली। जया मांझी जो थी, दरअसल ये 25 लाख की इनामी थी, सीपीआई माओइस्ट की नारी मुक्ति संघ की प्रेसिडेंट हुआ करती थी और जया एक स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर भी थी। 25 लाख करीबन का उस पर भी इनाम था। लेकिन इस बीच में जब इसकी शादी भी हो गई, इसके बाद भी इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने विवेक मांझी को, इस नक्सली को, पूरे पारसनाथ जंगल एरिया का एक अकेला और सबसे खतरनाक माओइस्ट लीडर बना दिया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपको ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। देखिए, जो आपको स्क्रीन पर अभी बैचेस दिख रहे हैं, कोर्सेज दिख रहे हैं, ये सभी लेटेस्ट कोर्सेज और बैचेज हैं स्टडी आईक्यू के। यहाँ पे अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपका सपना है आईएएस आईपीएस बन के देश की तरक्की, देश की प्रगति में अपना योगदान देना, तो यहाँ पे स्टडी आईक्यू आपकी इस तैयारी को हमेशा आसान बनाता हुआ और मजबूत बनाता हुआ आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे कोर्सेज के लिंक्स मिल जाएंगे। अपने अकॉर्डिंगली जाके कोर्सेज को देखिए, परचेज करिए, और परचेज जब आप करेंगे, जो आपको यहाँ प्राइस दिख रहा है, इस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिलता है वीजे लाइफ कोड पे। ये कोड जब आप लगाते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाते हैं, एक बड़ा डिस्काउंट भी पाते हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ नंबर भी एक मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने आज के एपिसोड की। दरअसल हुआ क्या था कि गिरडी के पारसनाथ पर्वत को नक्सलियों का सबसे सेफ जोन माना जाता था। यही कारण था कि नक्सली, एक और ऐसा नक्सली था जो कि नक्सलियों का ही थिंक टैंक माना जाता था, उसके ऊपर भी 1 करोड़ का इनाम था और सीपीआई माओइस्ट का पोलिट ब्यूरो का मेंबर भी था। नाम था प्रशांत बोस उर्फ किशनदा। इन सभी माओइस्ट के इस तरह के नाम वहाँ पे झारखंड में देखे जाते हैं। प्रशांत बोस करीबन 2 सालों से यहाँ पे अपना पूरा एक साम्राज्य जो था उसको चला रहा था, राज उसका था एक तरह से। 2019 की ये बात है करीबन, क्योंकि 21 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो कैसे किया गया वो आपको बताते हैं। तो ये यहाँ पे अपना ठिकाना बना के ऑपरेट करता था और उस समय पर वही एक अकेला एक छत्र उसका राज हुआ करता पारसनाथ हिल्स पर। लेकिन नवंबर 2021 में जब प्रशांत बोस अपनी पत्नी के साथ में पारसनाथ से चाईबासा जा रहा था, उस समय पर पुलिस ने, एक पूरी सिक्योरिटी टीम थी, उन्होंने इन दोनों को गिरफ्तार यहाँ से कर लिया। प्रशांत बोस के जाते ही, यानी कि किशनदा के जाते ही, उसके अरेस्ट होने के बाद नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मतलब आप ये देखिए कि सीपीआई माओइस्ट भी हिल चुकी थी इससे। जो बाकी नक्सली थे वो इस तरह का सोच रहे थे कि हमारा जो एक गुरु था, जो एक साया था हमारा, वो चला गया। लेकिन यहाँ पे कमान आके संभाली विवेक मांझी ने झारखंड के नक्सल ऑपरेशंस का एक तरह से उसको मेन कमांडर बना दिया गया था और उसने यहाँ पे अपना वर्चस्व भी कायम करना शुरू कर दिया था। अब वो कोल फील्ड बिजनेसेस और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनसे एक्सटॉर्शन करता था। उसका नेटवर्क जो था झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ में भी उसने फैलाया, बिहार में, वेस्ट बंगाल तक फैल चुका था। पारसनाथ के जंगलों में उसने अपना एक कंट्रोल कायम कर लिया था। करीबन 50 से ज़्यादा उसके ट्रेंड नक्सली जो थे, उन ग्रुप्स के साथ में वो यहाँ पे रहा करता था और साथ ही साथ जो अटैक की स्ट्रैटेजी थी, सारे अटैक्स की वो खुद ही बनाता था, यानी मास्टरमाइंड हुआ करता था। कई बार तो वो लोगों को आगे भेज देता था नक्सली हमला करने के लिए। करीबन यहाँ से 3 साल निकलते हैं। 3 साल तक विवेक मांझी 2021 से 2024 तक ये यहाँ पे रहता है, अपना पूरा साम्राज्य बढ़ाता है। इस रीजन में उसने कई सारे अटैक्स भी किए इस बीच में। लेकिन 2024 आते आते विवेक मांझी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। हुआ क्या था कि उसकी पत्नी जो थी जया मांझी, जिसपे खुद 25 लाख का इनाम था, 16 जुलाई 2024 को गिरडी पुलिस ने धनबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जया को अरेस्ट कर लिया।
दरअसल जया जो थी उसको गॉल ब्लैडर में कैंसर था और वो अपने एक फर्जी नाम के साथ यहाँ पे इस प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, यहाँ पे अपना इलाज करा रही थी। यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है, पुलिस स्टेशन उसको ले जाया जाता है, जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन 21 सितंबर वही साल 2024, कुछ ही महीनों के बाद में रिम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, उसी कैंसर के इलाज के दौरान जया की मौत हो जाती है। अब नंबर था विवेक मांझी का। विवेक मांझी वो अकेला रह गया था अपने ग्रुप के साथ में, जिसे वो ऑपरेट कर रहा था पारसनाथ के जंगलों से। 28 जनवरी 2025 का दिन आता है। विवेक मांझी के खिलाफ एक आखिरी केस जो था वो रजिस्टर हुआ। टोटल अब तक उस पर 37 केसेस रजिस्टर हो चुके थे, जिसमें बड़े बड़े अटैक्स थे, जिसमें उसने सिविलियंस से लेके पुलिस पर्सनल्स के ऊपर, CISF के ऊपर, होम गार्ड्स के ऊपर, उनके बेसिस के ऊपर अटैक्स लगातार किए थे। लोग तो ये कहते हैं कि 37 केसेस जो हैं ये एक ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन अनऑफिशियली अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा घटनाओं का वो मास्टरमाइंड रहा था। पारसनाथ बेल्ट के ऑलमोस्ट हर बड़े अटैक के पीछे उसका हाथ था। उसके पास AK-47 थी, इंसास राइफल्स थी, भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव जो था वो था, और साथ में इन सब चीज़ों के वजह से उसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का उसके सर पर इनाम रख दिया गया था। लेकिन जुर्म का जो अंजाम है वो हमेशा क्या होता है, ये अब आप अगर हमारे एपिसोड देखते हैं तो आप समझ चुके होंगे। 3 महीने बाद ही अप्रैल 2025 में CRPF को एक इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है कि रांची से 110 किलोमीटर दूरी पर बोकारो के ललपनिया एरिया के अंदर लुगुबुरु जो पहाड़ है, वहाँ विवेक मांझी अपने पूरे गैंग के साथ में, यानी उसके साथ में एक सेंट्रल कमेटी मेंबर भी है जो CPI माओइस्ट का सेंट्रल कमेटी मेंबर है, सहदेव सोरेन, वो भी मौजूद है। और साथ ही साथ 20 से 25 आर्म्ड नक्सली यहाँ पे सब के सब छुपे हुए हैं लुगुबुरु के पहाड़ों में। CRPF और बोकारो पुलिस की एक मीटिंग बुलाई जाती है और आधी रात में ही ये जो एक प्लान था, एक ऑपरेशन, इसको प्लान कर लिया गया था, ऑपरेशन डाका बेड़ा। तो अब वो दिन आया 21 अप्रैल 2025 का सुबह के 5:30 बजे, क्योंकि आधी रात में ही पूरी प्लानिंग कर चुकी थी जो CRPF की टीम थी, और CRPF की कोबरा यूनिट भी यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व थी। बोकारो के ललपनिया एरिया के लुगुबुरु पहाड़ में ऑपरेशन डाका बेड़ा को शुरू किया जाता है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें CRPF की कोबरा यूनिट, बोकारो पुलिस और झारखंड जैगुआर्स शामिल थे। 2 घंटे तक चले इस पूरे एनकाउंटर में जब ये यहाँ पहुँचे उन पहाड़ियों पे, इन्होंने टारगेट किया है इन नक्सलियों को। 25 करीबन नक्सली थे, जिसमें इंक्लूडेड थे सहदेव सोरेन और साथ ही साथ विवेक मांझी। इस पूरे 2 घंटे के एनकाउंटर में विवेक मांझी समेत 7 नक्सली मारे जाते हैं। बाकी नक्सली भाग गए, फरार हो गए, लेकिन 7 नक्सलियों में विवेक मांझी भी था। इसके अलावा अरविंद यादव, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम था, विवेक के ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, और जो साहेब राम मांझी था उसके ऊपर 10 लाख का इनाम था। ये सारे यहाँ पे मार दिए जाते हैं। फाइनली एक युग जो नक्सलियों का था उसका यहाँ पे खात्मा हो चुका था। एक बहुत बड़ी सफलता थी पूरे भारत के लिए। उस साइट से, एनकाउंटर साइट से एक AK-47 बरामद हुई, बाद में एक SLR, 3 इंसास राइफल्स, एक पिस्टल और 7-8 ऐसे देसी राइफल्स थी, वो भी वहाँ से मिली थी। इसके अलावा एक्सप्लोसिव का एक बहुत बड़ा स्टॉक रिकवर हुआ, और ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि हाल ही में हुआ है, यानी कि आप देखें अप्रैल 2025 में 21 अप्रैल को ही इसको अंजाम दिया गया। एक बहुत बड़ी सफलता झारखंड पुलिस को, CRPF को मिली। कोबरा बटालियन ने, 209 कोबरा बटालियन ने एक बहुत ही शानदार काम यहाँ पे करके दिखाया है। तो जैसा आप सभी जानते होंगे कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2 से 3 साल के अंदर में ही ये जो नक्सली हैं ये सब खत्म कर दिए जाएंगे, और उसकी शायद शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा माओइस्ट लीडर नक्सली विवेक मांझी, इसको ख़त्म कर दिया गया है। 1 करोड़ का इनामी था, और कितने बड़े बड़े अटैक्स में उसका नाम सामने आया था। उसके पूरा मास्टरमाइंड उनका हुआ करता था। पारसनाथ पहाड़ियों पे उसने अपना बेस बना के रखा था, और किस तरह से उसने इन घटनाओं को अंजाम दिया, सब कुछ आपको बता दिया है। ऐसे कई सारे एपिसोड्स आपके लिए हम लाने वाले हैं। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वहाँ पे उनको देखा जाएगा, और अगर वो एक व्यू पॉइंट हमारा मैच होता है, एक पर्सपेक्टिव हमारा बैठता है उन टॉपिक्स पर, वो टॉपिक आपके लिए ज़रूर हम बनाएंगे। दोस्तों, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए टेलीग्राम चैनल है फैक्ट्स विद वरुण जौहरी, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते हैं, साथ ही साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ वहाँ पे शेयर की जाती हैं। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेरीज हैं, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।